भारतीय इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है जब भारत ने चीन को इसी की भाषा में जवाब दिया है। ऐसा ही जून 1967 में भी हुआ था जब बीजिंग एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में चीन के रेड गार्ड्स और चाइनीज लोग इंडियन एम्बेसी के 2 अधिकारियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे थे। उन्हें घसीटा जा रहा था, लात घूंसे मारे जा रहे थे और हद तो तब हो गई जब दुनिया भर की मीडिया में खबर चलने लगी चीन में भारत के 2 अधिकारी जासूसी करते पकड़े गए हैं। इस हरकत से हर भारतीय का खून खौल उठा था। जवाब में भारत की सरकार ने भी चाइनीज एम्बेसी के अधिकारियों के साथ यही व्यवहार करने का न सिर्फ चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया था बल्कि पूरे दुनिया को यह बता दिया था कि जब भी बात देश की सम्मान की होगी भारत अपने दुश्मनों के आगे कभी नहीं झुकेगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर चाइना में भारतीय एम्बेसडर्स के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा था। बात 4 जून 1967 की है। चीन में भारतीय एम्बेसी में तैनात 1962 बैच के आईएफएस अधिकारी और 2nd सेक्रेटरी मिस्टर कृष्णा रघुनाथ अपने साथ और 3rd सेक्रेटरी विजय के साथ बीजिंग में घूमने के लिए निकले हुए थे। पुरानी इमारत और खंडहरों को देखते हुए वे आगे बढ़ रहे थे। इसके बाद वो टेम्पल बीजिंग बोटानिकल गार्डन में गए जहां सोते हुए भगवान बुद्ध की मूर्ति भी रखी हुई थी। इसलिए चीन में इसे स्लीपिंग बुद्धा टेम्पल के नाम से जाना जाता है। भगवान बुद्ध से लगाव होने के कारण कृष्णा रघुनाथ इस तस्वीर को अपने कैमरे में कैप्चर करने लगे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि भगवान बुद्ध की फोटो क्लिक करना उनके लिए बहुत बड़ा गुनाह बन जाएगा। अभी मुश्किल से 1-2 तस्वीर ही खींची थी कि पीछे से उनके कंधे पर हाथ रखकर पीछे मुड़ने को किसी चाइनीज ने कहा। जब रघुनाथ कृष्णा पीछे मुड़ करके देखते हैं तो देखते हैं कि सैकड़ों की तादाद में चाइनीज मिलिट्री उनके पीछे खड़ी है। चाइनीज मिलिट्री का कहना था चूंकि वो बुद्धा की फोटो ले रहे थे इसका मतलब ये हुआ कि वो चाइना में चाइना के खिलाफ जासूसी कर रहे हैं। कृष्णा रघुनाथ यह सुनकर सन्न हो जाते हैं और बताते हैं कि मैं कोई जासूसी नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडियन एम्बेसडर हूँ, मैं एक आईएफएस ऑफिसर हूँ। चाइनीज मिलिट्री ये नहीं सुनती है और उन्हें अरेस्ट कर लेती है। उनके साथ साथ पी विजय को भी अरेस्ट कर लेती है और ये जो अरेस्ट था ये पूरे दुनिया में फैल जाता है कि भारत के 2 जासूस चाइना में पकड़े गए हैं। रातों रात उन्हें खूब टॉर्चर किया जाता है और दूसरे दिन कोर्ट में पेश किया जाता है। बार बार ये दलील देने के बावजूद कि हम आईएफएस ऑफिसर्स हैं, हम कोई जासूस कोई स्पाई नहीं है, हमें इंडियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट करके आपके एम्बेसी में भेजा है, चाइनीज कोर्ट उन्हें स्पाई ही डिक्लेयर करती है, दोषी करार देती है और कहती है कि अगले 1 दिन में आप चाइना छोड़ करके चले जाए। ये कृष्णा रघुनाथ को कहती है और पी विजय को कहती है कि अगले 72 घंटा में आप चाइना की जमीन छोड़ करके चले गए। इन दोनों लोगों को वहां की कोर्ट पर्सन नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर देती है। पर्सन नॉन ग्रेटा का मतलब ये होता है कि आप अब उस लैंड में नहीं रह सकते, आपको उस लैंड में बैन कर दिया गया है। जब दूसरे दिन ये दोनों एम्बेसडर्स को बीजिंग एयरपोर्ट में ले जाया जाता, चूंकि इन्हें बीजिंग से पहले हांगकांग आना था और हांगकांग से दिल्ली, तो बीजिंग में वहां पे जो एयरपोर्ट है वहां पे रेड गार्ड्स होते हैं और वहां पे हजारों की संख्या में चाइनीज भीड़ इकट्ठी हो जाती है। जैसे ही ये अपनी अपनी गाड़ियों से उतरते हैं वहां पे रेड गार्ड्स इन्हें खींच लेते हैं, वहां की पब्लिक इन्हें खींच लेती है। खींचा तानी मार पीट थप्पड़ बहुत सारा जुल्म इन पे होता है। इतना जुल्म इनके पैर से जूते निकल जाते हैं। ये दोनों एम्बेसडर्स एयरपोर्ट पे ही बेहोश हो जाते हैं। चाइनीज मिलिट्री अपने पब्लिक का पूरा सपोर्ट कर रही थी। रेड गार्ड्स उल्टा इन्हें मार रहे थे। लोग हमारे इंडियन एम्बेसडर्स पर थूक रहे थे, उन्हें गालियां दे रहे थे। किसी तरीके से बचते बचाते वो फ्लाइट बोर्ड ऑन करते हैं, हांगकांग जाते हैं और फिर दिल्ली आते हैं। हालांकि दिल्ली में उनका स्वागत हीरोज के तौर पे होता है। हम भारतीयों के अंदर गुस्सा भरता जा रहा था कि हाउ कैन चाइना डेयर टू डू दिस। जैसे ही हमारे एम्बेसडर्स कृष्णा और पी विजय भारत में आते हैं वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट चाइना को 3 लेटर लिखती है, लेकिन उन लेटर्स का जवाब चाइनीज गवर्नमेंट नहीं देती। भारतीयों के अंदर ऑलरेडी गुस्सा था और इस बार भारत ने डिसाइड किया कि हम चीन का जवाब उसी की भाषा में देंगे। अब चाइनीज एम्बेसडर्स जो इंडिया में थे उन्हें इंडिया स्पाई डिक्लेयर करता है। स्पाई डिक्लेयर करने के बाद उन्हें पर्सन नॉन ग्रेटा डिक्लेयर करता है और 72 घंटों की मोहलत देता है कि आप हमारा देश छोड़ करके चले जाए। भारत में भीड़ इकट्ठा हो जाती है चाइनीज एम्बेसी के आगे। चाइनीज एम्बेसी को तोड़ा फोड़ा जाता है, आगजनी की जाती है और उनके एम्बेसडर्स के साथ भी मारपीट होती है। हालांकि हम मारपीट को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन बदला तो लिया जाना चाहिए। हम उस इंडियन एम्बेसडर को
हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं और एडमिट कराने के बाद हम कहते हैं कि आप 72 घंटों के अंदर हमारा देश छोड़ देना। जब ये बात चाइनीज गवर्नमेंट को पता चलती है तो चाइनीज गवर्नमेंट हमारे एम्बेसी, जो हमारा एम्बेसी है बीजिंग में, उसके बारे में कहती है कि अब हम आपके एम्बेसी का सिक्योरिटी नहीं लेंगे। यानी कि अब वहां पे बॉम्ब भी फूट सकता था, वहां के लोगों को मारा पीटा भी जा सकता था, और यही होता है। वहां हमारे जितने लोग भी थे उन सभी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। चाइनीज आर्मी गार्ड करने लगी और उन्हें बाहर आना या बाहर से किसी का अंदर जाना एकदम वर्जित हो गया। जो काम वहां पे चाइनीज गवर्नमेंट कर रही थी इंडियन एम्बेसी के खिलाफ, अब वही काम इंडियन गवर्नमेंट कर रही है चाइनीज एम्बेसी के खिलाफ। दिल्ली में चाइना का जो एम्बेसी है उसके चारों तरफ हमारा इंडियन मिलिट्री एक घेराव करती है, और घेराव करने के बाद यहाँ भी जितने उनके एम्बेसडर्स हों उनका बाहर आना और बाहर से किसी भी व्यक्ति का अंदर जाना बैन हो जाता है। लेकिन अब बात आती है टॉक्स की। चाइनीज गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट टॉक करती है और टॉक में एक मत तक पहुंचती है कि हम दोनों एयरक्राफ्ट भेजकर अपने अपने एम्बेसडर्स को वापस अपने देश पे ले आएंगे। चाइनीज गवर्नमेंट एक एयरक्राफ्ट भेजती है इंडिया में, और इंडिया में भेजने के बाद इंडियन गवर्नमेंट उस एयरक्राफ्ट की रिफ्यूलिंग रोक देती है। इंडियन गवर्नमेंट एक शर्त रखती है कि हम इस एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल तभी करेंगे और आपके एम्बेसडर्स को आपके देश तभी भेजेंगे जब हमारे एम्बेसडर्स जो चीन में हैं उनका हाउस अरेस्ट खत्म कर दिया जाए। आप इंडियन एम्बेसी के बाहर से चाइनीज मिलिट्री को हटा दे। चाइना ये शर्त मान लेता है और तब हम चाइनीज एम्बेसडर्स को उसमें भेजते। लेकिन अभी भी 3 एम्बेसडर्स को हम इंडिया भी रोकते हैं, ताकि जब तक हमारे एम्बेसडर्स वापस नहीं आ जाए इनको हम यहीं रखेंगे। भारत का यह बदलता हुआ तस्वीर पूरा दुनिया देख रहा था। दुनिया देख रही थी कि भारत चीन के सामने नहीं झुक रहा है। 1962 दुनिया को अभी भी याद था, चीन को भी याद था, भारत को भी याद था, और भारत दृढ़ संकल्प था कि 1962 में जो शिकस्त हमारे माथे पर लगी है हम अब वो दोबारा रिपीट होने नहीं देंगे। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। कॉन्फ्लिक्ट के पास 30 राउंड ऑफ टॉक्स चलते हैं इंडिया और चाइना के बीच में। ये महज दिखावे के लिए था, क्योंकि अगस्त 1967 में सिक्किम में एक नाथुला पास है, वहां पे चाइनीज मिलिट्री आ जाती है। हमारा फेंसिंग का काम चल रहा था, हमारी फेंसिंग का काम का विरोध करती है वो। एक बार क्या हुआ, अगस्त लास्ट वीक की बात है, 1967, इंडियन आर्मी वहां पे पेट्रोलिंग कर रही थी। नाथुला पास बाय द वे इज अ पार्ट ऑफ सिक्किम एंड सिक्किम इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल पार्ट ऑफ इंडियन स्टेट। अब जब इंडियन आर्मी वहां पे पेट्रोलिंग कर रही थी, 75 चाइनीज सैनिकों ने इसका विरोध किया और इस बार हमारे सैनिकों पर पत्थरबाजी भी हुई। पत्थरबाजी करने के बाद वो फेंसिंग का काम रुक गया और फिर चाइनीज ट्रूप्स वापस चले गए। सितंबर 1967 में जब हमने फिर से फेंसिंग की काम चालू करी, फिर चाइना का विरोध सामने आता है, फिर से लड़ाई शुरू करने की कोशिश की जाती है। उस वक्त पे वहां पे जम्मू कश्मीर राइफल की बटालियन मौजूद थी। जम्मू कश्मीर राइफल के ब्रिगेडियर राय सिंह चाइनीज मिलिट्री से फेस टू फेस बात करके इस मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं। वो बॉर्डर पे जाते हैं और चाइनीज मिलिट्री से टॉक करना चाहते हैं, लेकिन चाइनीज मिलिट्री की तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है और इस फायरिंग में ब्रिगेडियर राय सिंह घायल हो जाते हैं। उनको घायल अवस्था में देख करके हमारे सैनिकों का खून खौल उठता है और फिर उनके बुलेट का जवाब हमारे बुलेट से दी जाती है और उसमें तकरीबन 340 चाइनीज सैनिक मारे जाते हैं। हमारे भी 88 इंडियन सैनिक मारे जाते हैं। 100 से ज्यादा हमारे घायल होते हैं, लेकिन उस तरफ 400 से ज्यादा सैनिक चाइना के घायल हो जाते हैं। इस तरीके से हम नाथुला पास से उनको भगाने में सफल रहते हैं। नाथुला पास से 3 किलोमीटर आगे पड़ता है चोला पास। वो जाकर के चोला के पोस्ट पे बैठ जाते हैं और क्लेम करते हैं कि चोला हमारा पार्ट है। फिर हमारी मिलिट्री चोला तक जाती है। चोला में जाने के बाद एक फेस ऑफ होता है, एक स्टैंड ऑफ होता है और उसमें फिर से हम चाइनीज मिलिट्री पे भारी पड़ते हैं और उन्हें चोला से भी भगा देते हैं और चोला पोस्ट पे अपने टेरिटोरियल कंट्रोल हम स्थापित कर लेते हैं। चाइना को ये हार इतना ज्यादा सताया कि बहुत लंबे टाइम तक बॉर्डर डिस्प्यूट में चाइना भारत को डिस्टर्ब नहीं करता है। 1962 की लड़ाई का बदला हम 1967 के इस नाथुला कॉन्फ्लिक्ट और चोला कॉन्फ्लिक्ट से ले लेते हैं। पूरी दुनिया देख रही थी भारत के बढ़ते हुए ताकत को। हमने 65 में पाकिस्तान को हराया, हम 67 में चाइना पर भारी पड़ रहे थे। भारत का यह बदलता हुआ तस्वीर दुनिया की मीडिया में हर जगह छाया हुआ था और आज तक भी चाइना जब भी भारत में घुसने की कोशिश करता है, हमारे वीर सैनिक उसे अपोज करते हैं। और लास्ट टाइम जब ये हुआ था वो गलवान वैली कॉन्फ्लिक्ट था 2020 में, और अभी जो एससीओ समिट हुआ है 2025 में, इसके जस्ट पहले इंडियन गवर्नमेंट और चाइनीज गवर्नमेंट एक एग्रीमेंट पे कंक्लूजन पे पहुंचती है कि 2020 के पहले जहां चाइनीज सैनिक थे वो वहां वापस चले जाएंगे और जहां इंडियन पोस्ट थी वो वापस बहाल कर दी जाएगी।
तो चाइना के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो बहुत दिनों तक नहीं चलता, हम एक अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच जाते हैं। बट बिकॉज चाइना टुडे इज 20 ट्रिलियन इकोनॉमी, वी टुडे आर जस्ट 4 ट्रिलियन इकोनॉमी। 1967 में हम दोनों बराबर पे थे, आज चाइना हमसे बहुत आगे है। तो आज जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कहीं ना कहीं चाइना हम पे भारी पड़ता है, कहीं ना कहीं वो हमारे जमीन को कब्जाने में सफल रहता है, हमारे गांव को कब्जाने में सफल रहता है। सैडली ये बात मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन when there is a where there is a will there is a way, अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो फ्री हैंड दे हमारे मिलिट्री को, वी कैन। बहरहाल, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर करना। थैंक यू।